क्या किसी भी देश में जिसमें लोकतांत्रिक ढांचा काम कर रहा हो या जिसमें लोकतंत्र है, क्या उस देश में संभव है कि सामाजिक लोकतंत्र है? अब सामाजिक लोकतंत्र अर्थात क्या हो सकता है? उस देश में विभिन्न प्रकार के विभिन्न समूह के लोग रहते हो, विभिन्न धर्मों के लोग रहते हो, लेकिन उनमें आपसी तालमेल और भाईचारा हो, उनमें समानता का भाव हो, उनमें बराबरी का भाव हो। और भारत की यदि बात करें तो उसमें भारतीयता हो। भारतीयता अर्थात प्रथमतः भारतीय, अंततः भारतीय। किसी भी सूरत में धर्म, मजहब या आपकी जाति या आपकी सोच बीच में नहीं आनी चाहिए, क्योंकि सबसे पहले सभी लोग भारतीय और उनमें भारतीयता का बोध या भाव होना चाहिए। लेकिन हम जैसा कि हमारे देश में देखते हैं, एजुकेशन में भी काफ़ी बड़ा अंतर देखा जाता है। एक प्राइवेट स्कूल कॉलेज में अलग पढ़ाया जाता है और सरकारी स्कूल कॉलेज में अलग पढ़ाया जाता है। तो ये दोहरा मापदंड क्यों? हम देखते हैं कि हमारे देश में इसी प्रकार से शैक्षणिक रूप से भी उसमें बहुत सारे आतंकी गतिविधियां हमारे देश के शिक्षण संस्थानों में मौजूद हैं। हम देखते हैं और इसी वजह से वो सामाजिक लोकतंत्र हमारे देश में काम नहीं कर पाता है। हम देखते हैं धार्मिक आतंकवाद, संप्रदायवाद। धार्मिक आतंकवाद अर्थात एक दूसरे से नफरत सिखाना। दूसरा है संप्रदायवाद, एक संप्रदाय का इंसान दूसरे संप्रदाय के इंसान से भेदभाव रखता है। क्या ये सामाजिक लोकतंत्र का हिस्सा है? और शासन, प्रशासन, कानून, मीडिया, इनका अपना एक अलग आतंक चलता है। और जाति प्रथा, यह भी एक सामाजिक लोकतंत्र के लिए अत्यंत आवश्यक है। तो यह भी जो जाति प्रथा है या जो जातियों का भारत में बोलबाला है, ये भारत में आतंकवाद और नक्सलवाद का गढ़ यही से तैयार होता है। तो सवाल उठता है कि भारत में अपने अपने धर्म को मान्यता देने के कारण भारत में धार्मिक आतंकवाद तैयार होता है। ये क्या है? सामाजिक लोकतंत्र की सीढ़ियाँ। कि भारत में सामाजिक लोकतंत्र आखिर काम क्यों नहीं करता है? क्यों समाज के लोग एक दूसरे से नफरत करते हैं? क्यों समाज एक दूसरे से सौहार्द का भाव नहीं रखता है, एक दूसरे से मित्रता नहीं रखता? ये हमारा सामाजिक लोकतंत्र है। हर इंसान अपने धर्म को ज़्यादा ऊंचा और बड़ा समझता है। और भारत में यदि देखा जाए तो खुद को हिंदू कहने वाला हिंदू धर्मी मुसलमान से कहीं ना कहीं नफरत की नज़र से देखता है। और ये बाद में आतंकी गतिविधियों में या फिर आतंकवाद में तब्दील हो जाता है। ये क्या है? धार्मिक आतंकवाद। ये पहली सीढ़ी है भारतीय सामाजिक लोकतंत्र को जो छिन्न भिन्न कर देता है, उसको जीने नहीं देता है। दूसरा है विशेष संप्रदाय द्वारा दूसरे संप्रदाय को बहुत ही कठोर और हेय दृष्टिकोण से देखना। धार्मिक आतंकवाद अर्थात धर्म के नाम पर हंगामा। और ये एक संप्रदाय के द्वारा दूसरे संप्रदाय पर हल्ला बोलना, भीड़ तंत्र खड़ा करके, कुकृत्यों को जन्म दे करके उस पर हमला करना और हत्याएं करवाना, जिससे समाज में ईर्ष्या, भेदभाव, तनाव, डर हमेशा इसी का
और मजहबी माहौल छाया हुआ रहे, जो भारत की राजनीति को भयंकर रूप से प्रभावित करता है और भारत का जनमानस उस दिशा में ज़्यादा काम करता है। तो ये बाहुल्य संप्रदाय को, इसका मुख्य उद्देश्य यही होता है, इन दोनों धार्मिक और सांप्रदायिक से भारतीय राजनेताओं को या उनकी छवि को फायदा पहुंचाना और उनमें या उनको चुनाव में जीत दिलाना, ये इसका मुख्य उद्देश्य होता है, जिससे भारतीय समाज में तनाव और आंतरिक आतंक का माहौल बना रहता है। अगला होता है शासन, प्रशासन, कानून और मीडिया का आतंक। चाहे मीडिया हो या कानून हो, ये सब मात्र धन दौलत कमाने के चक्कर में कार्यरत रहते हैं। मीडिया अपना टीआरपी बढ़ाने के चक्कर में रहता है, शासन प्रशासन, कानून में बैठे हुए लोग सिर्फ अपना जेब भरने के लिए बैठे रहते हैं। इनको देश सेवा से कोई लेना देना नहीं होता और मीडिया, कानून, ये सारे के सारे केवल धन दौलत को अहमियत देते ताकि वो समाज में प्रतिष्ठित हो सके और अमीर बन सके। तो शासन प्रशासन, कानून, मीडिया, इन लोगों का भी एक अपना आतंक है, जो वर्ग विशेष या जहाँ से नोट उनको मिलता है सिर्फ उसी के लिए काम करते हैं। उन्हें राष्ट्र से कोई प्रेम नहीं होता और वो किसी भी सूरत में राष्ट्र प्रेमी नहीं होते। और चौथा है जातिवादी। भारत में जितने भी आतंकवाद होते हैं, चाहे सांप्रदायिक आतंकवाद हो, चाहे धार्मिक आतंकवाद हो, या फिर शासन प्रशासन, कानून या मीडिया के द्वारा जो आतंकवाद होता है, ये तीन आतंक के बाद चौथा होता है वो जातिवाद होता है, जातिवादी आतंकवाद। ये हमारे देश में मुस्लिम को एक जाति माना गया है और उससे, क्योंकि वह अल्पसंख्यक है। भारत में दलित एक अपने आप में जाति है, आदिवासी एक अपने आप में जाति के रूप में देखा जाता है उसको, लेकिन जब उसी को धर्म में इस्तेमाल किया जाता है तो फिर उसको धार्मिक जामा पहनाया जाता है और इन सबको मिला करके हिंदू बनाया जाता है। तो एक दूसरे से हिंदू मुस्लिम से भेदभाव करता है, हिंदू दलित से भी भेदभाव करता है और उसने हजारों सालों से इस देश में जातियाँ बना करके रखा हुआ है। ये क्या है? आतंकवाद है। हिंदू पिछड़ा वर्ग से भी भेदभाव करता है और हिंदू भारत के आदिवासी से भी भेदभाव करता है। और जातिवादी कहर के कारण भारत में जो आतंकवाद पैदा होता है, जो नक्सलवाद पैदा होता है, तो इसका मुख्य कारण भारत में जातियाँ है, जिससे समाज और देश में हर जगह आतंक का माहौल बना रहता है। हम सोच सकते हैं कि जिस देश में, इस देश के दलित को कभी घोड़ी पर नहीं चढ़ने दिया जाता, कभी मंदिर में भी प्रवेश नहीं दिया जाता, ये इनके खास से उदाहरण है आतंकवाद। और यदि कहा जाए तो फिर कहते हैं कि मेरिट के आधार पर हर एक चीज़ को, जिन लोगों को या उन मनुष्यों को यदि आप मंदिर में प्रवेश के लिए नहीं जाने देते, कोई बात नहीं, बेशक नहीं जाने देना चाहिए, मंदिरों से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जिन लोगों को समाज में अपनी शादी विवाह में वो खुशी से आज़ाद नहीं है अपने तरह से मनाने के लिए, आज भी उन्हें स्कूल कॉलेज दफ्तर में अपमान झेलने पड़ते, तो क्या ये आतंकवाद नहीं है? फिर किस मुंह से कहा जाता है कि मेरिट के आधार पर हर एक वो चीज़ होनी चाहिए? और इसलिए समाज में, देश में हर जगह आतंक का माहौल बना रहता है, जिससे समाज हमेशा ही टुकड़ों में बटा रहता है। भेदभाव, डर, आतंक, इन्हीं के कारण समाज बट जाता है, जबकि सामाजिक लोकतंत्र कभी भी खड़ा नहीं हो सकता। एक समाज का निर्माण भारत में नहीं हो पाता, समाज एकजुट नहीं हो पाता, और इसलिए भारत में सबसे बड़ा इसका रीज़न ये है कि लोकतंत्र किसी भी सूरत में काम नहीं करता। कानून, शासन, प्रशासन, इस देश का मीडिया, ये किसी भी रूप में कार्य नहीं करते, क्योंकि इनमें पूरी तरह से जातिवादी दृष्टिकोण आता है और इसलिए भारत में सामाजिक लोकतंत्र फेल हो जाता है।
और जब सामाजिक लोकतंत्र फेल हो जाता है तो राजनीतिक लोकतंत्र किसी भी सूरत में काम नहीं करता।